भारत में अंग्रेजों का आगमन केवल व्यापार करने के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर शासन स्थापित कर लिया। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि चालाकी, राजनीति, युद्ध, विश्वासघात और साम्राज्य विस्तार की कहानी है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। भारत मसालों, रेशम, सूती कपड़ों, हीरे जवाहरात और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध था। यूरोप के देशों को भारत के मसाले बहुत पसंद थे। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग यूरोप में सोने के बराबर मानी जाती थीं। लेकिन उस समय भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री रास्ता यूरोपियों को पता नहीं था। वे अरब व्यापारियों के माध्यम से सामान खरीदते थे, जिससे उन्हें बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। इसी कारण यूरोपीय देशों ने भारत तक समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश शुरू की। 1498 में पुर्तगाल का नाविक वास्को डा गामा समुद्री रास्ते से भारत के केरल राज्य के कालीकट पहुंचा। ये घटना इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पहली बार कोई यूरोपीय सीधे समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। कालीकट के राजा ने उसका स्वागत किया और व्यापार की अनुमति दे दी। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए और धीरे धीरे समुद्री व्यापार पर कब्जा जमाने लगे। जब अंग्रेजों ने देखा कि पुर्तगाली भारत से भारी धन कमा रहे हैं, तब इंग्लैंड भी भारत में व्यापार करना चाहता था। 31 दिसंबर 1616 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ आई ने इस कंपनी को एशिया में व्यापार करने का अधिकार दिया। यह कंपनी एक साधारण व्यापारिक संस्था थी, लेकिन आगे चलकर यही कंपनी भारत की सबसे बड़ी शासक बन गई। 1608 में अंग्रेज व्यापारी पहली बार भारत के सूरत बंदरगाह पहुंचे। उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। अंग्रेजों ने मुगल दरबार से व्यापार की अनुमति मांगी। कुछ वर्षों बाद उन्हें सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिल गई। यह फैक्ट्री कोई उत्पादन केंद्र नहीं थी, बल्कि व्यापारिक गोदाम और कार्यालय हुआ करते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लीं। सूरत, मद्रास, चेन्नई, बम्बई, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता। शुरुआत में अंग्रेज बहुत विनम्र बनकर आए। वे कहते थे कि उनका उद्देश्य केवल व्यापार है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति को समझना शुरू किया। उस समय भारत में डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर चल रहा था। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और छोटे छोटे राजा आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाना शुरू किया और फिर खुद बीच में हस्तक्षेप करने लगे। भारत में केवल अंग्रेज ही नहीं आए थे। यहाँ पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी भी व्यापार कर रहे थे। सबसे बड़ी टक्कर अंग्रेजों और फ्रांस के बीच हुई। दक्षिण भारत में कई युद्ध हुए, जिन्हें कार्नाटिक वॉर्स कहा जाता है। इन युद्धों में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। इसके बाद भारत में अंग्रेजों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ की खेती, कपड़ा उद्योग और व्यापार बहुत विकसित था। अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करना चाहते थे। उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। उन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती ताकत का विरोध किया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने चालाकी और विश्वासघात का इस्तेमाल किया। नवाब के सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों ने लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। युद्ध के दौरान मीर जाफर ने नवाब का साथ नहीं दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए। यह युद्ध छोटा था, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की संपत्ति लूटनी शुरू कर दी। 1765 में उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर वसूलने का अधिकार मिल गया। अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे, बल्कि शासक बन चुके थे। भारत का धन बड़ी मात्रा में इंग्लैंड भेजा जाने लगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब
और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को हरा दिया। इस जीत के बाद अंग्रेजों की शक्ति पूरे उत्तर भारत में बढ़ गई। अब भारतीय राजाओं को समझ आने लगा कि अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं है। अंग्रेजों ने अलग अलग नीतियों से भारत पर कब्जा बढ़ाया। सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, यह नीति लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की। इसके तहत भारतीय राजाओं को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसके बदले भारी पैसा देना पड़ता था। यदि कोई राजा पैसा नहीं दे पाता तो उसका राज्य छीन लिया जाता। लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की। यदि किसी राजा का अपना पुत्र नहीं होता तो अंग्रेज उसका राज्य अपने कब्जे में ले लेते। इसी नीति से कई राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प लिया। अंग्रेजों के शासन में भारतीय किसानों और कारीगरों की हालत खराब होने लगी। किसानों से भारी कर वसूला जाता था। भारतीय उद्योग नष्ट किए गए। भारतीय कपड़ा उद्योग कमजोर कर दिया गया। अंग्रेजी सामान भारत में बेचा जाने लगा। भारत धीरे धीरे गरीब होता गया जबकि इंग्लैंड अमीर बनता गया। 1857 की क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतीय सैनिक और जनता नाराज हो गई। 1857 में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1867 पेश हुई। इस क्रांति में कई वीरों ने भाग लिया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। हालांकि ये क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिला दिया। 1858 में ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। अब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इसे ब्रिटिश राज कहा गया। अंग्रेजों ने केवल सेना से नहीं बल्कि कई तरीकों से शासन किया। फूट डालो और राज करो, भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाना, आधुनिक प्रशासन बनाना, रेलवे और टेलीग्राफ का उपयोग, अंग्रेजी शिक्षा लागू करना, इन सब का उद्देश्य भारत पर मजबूत नियंत्रण बनाना था। धीरे धीरे पूरे भारत में आज़ादी की भावना बढ़ने लगी। कई महान नेताओं ने संघर्ष किया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन भारत की राजनीतिक कमजोरी, आपसी फूट और अपनी चालाक नीतियों के कारण उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सहायक संधि और लैप्स की नीति अंग्रेजी शासन के बड़े हथियार बने। लेकिन भारतीय जनता ने हार नहीं मानी और लंबे संघर्ष के बाद देश को आजादी दिलाई। यह इतिहास हमें सिखाता है कि यदि कोई देश अंदर से कमजोर और विभाजित हो जाए तो बाहरी शक्तियां उसका फायदा उठा सकती है।